आइए मोदी को हराने का खेल खेलते हैं। इस खेल में जनता की सोच का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस खेल में जनता की सोच को बदल देने वाला खेल खेला जाएगा। उसके मन मस्तिष्क को बदलने वाला खेल है और ज्यादा नहीं दोस्तों। हफ्ते भर पुरानी कहानियों में आपको बता रहा हूं। इस चक्री को बड़े ध्यान से देख लीजिए। मिशन 2024 और कई सारे मुद्दे। हिंदुओं को बांटो, मुस्लिमों को एकजुट करो, अर्थव्यवस्था कमजोर करो, अराजकता फैलाओ, मतदाताओं को कंफ्यूज करो। और ये पॉइंट्स आप देखिए, सबके उदाहरण रख दिए मैंने। ओबीसी सिर्फ यही मुद्दा। क्यों? पुरानी भी कहानियां तो दिखाया ना मैंने। इसी प्रकार से फिलिस्तीन के मुद्दे पर जहां कोई लेना देना नहीं है, जहां राष्ट्रहित कुछ और है, वहां पर क्या क्या कहा जा रहा है। और इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के मामले में अडानी तो प्रतीक रूप में आपको दिखा रहा हूं। अराजकता की बात करें तो बक्सर ट्रेन हादसा, उस पर भी कहानी दिखाई मैंने। और मतदाताओं को कंफ्यूज करने की बात, अब तो 5 राज्यों में चुनाव है, आपको पता है क्या क्या कुछ किया जा रहा है और कहा जा रहा है। मैंने दोस्तों आपको बाकी कहानियां तो दिखा दी, तो आज मैं आपको आर्थिक कहानियां, इस देश के भविष्य से जुड़ी हुई कहानियां। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि भारत के इतिहास में दुनिया की सबसे बड़ी 20 आर्थिक शक्तियों का सबसे बड़ा सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को G20 का होना था, और ठीक पहले भारत को आर्थिक रूप से बदनाम करने का प्रयास किया गया, और वो भी अडानी का नाम लेकर, मोदी से जोड़कर। क्या कभी आपने सोचा है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक पहले अडानी पर नैरेटिव सेट करने के लिए कई कहानियां प्लांट कर दी गईं, और एक दो नहीं, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां, बड़े ध्यान से देखिए, गार्जियन, फाइनेंशियल टाइम्स, रॉयटर, सब कुछ यहां मिलेगा दोस्तों। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये अडानी फडानी ऐसे, इससे अपने को क्या लेना देना है दोस्तों। लेकिन ठहरिए, कहीं इस चक्कर में हम मुट्ठी भर लोगों को ये अधिकार तो नहीं दे रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ अपना नैरेटिव सेट कर ले। क्या कहीं इस चक्कर में कि अपने को क्या लेना देना, उन लेफ्ट लिबरल गैंग की शक्तियों को मजबूती तो नहीं प्रदान कर रहे हैं, जो भारत के खिलाफ खेल रहा है, जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, जो लोकतांत्रिक तरीकों को छोड़कर दूसरी शक्तियों के सहारे इस देश की सबसे लोकप्रिय सरकार को हटा देना चाहता है। मैं कुछ कहानियों के साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ी साजिश आज डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं उस अंतरराष्ट्रीय लेफ्ट लिबरल गैंग की साजिश का पर्दाफाश करूंगा, जो भारत के लेफ्ट लिबरल गैंग के कमजोर होने के बाद उसे शक्तियां प्रदान करने की साजिश रच रहा है। और जानते हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में अडानी से जुड़े मामले की सुनवाई की तारीख सामने आने लगी, एकदम से खेल शुरू हो गया। ऐसे तो छोटी छोटी खबरें आती है, पता नहीं चलता, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस में दिखा देता हूं तारीखों के साथ। 9 अक्टूबर को एक आरोप, देख लीजिए, बहुत बड़े आरोप हैं, निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन बहुत बड़े आरोप हैं, देख लीजिए। 10 अक्टूबर को एक अमेरिकी पत्रकार टूट पड़ा, भारत के उस उद्योगपति और पूरे अर्थव्यवस्था के सिस्टम पर टूट पड़ा दोस्तों, आप देख लीजिए ये। और उसके बाद फिर 11 अक्टूबर को एक नया इल्जाम, पार्ट 2। सारे खजाने खुल रहे हैं एकदम से, मतलब दुनिया में इससे बड़ा गुनहगार तो है ही नहीं, भारत में ही है, और वो भी एक ही आदमी है। और उसके बाद 12 अक्टूबर को फाइनेंशियल टाइम्स का एक और इल्जाम, देख रहे हैं ना, और सब अडानी पे है। अलग अलग संस्थाएं, लग रहा है कि मतलब परजीवी बन गए, ये तो इन्हीं का खून चूस चूस करके पल रहे हैं। और दुनिया की सब बड़ी बड़ी संस्थाएं दोस्तों, अब जाहिर है
अडानी को तो सफाई देनी पड़ेगी ना कि उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी फाइनेंशियल टाइम्स और OCCRP ने जो कुछ किया है। लेकिन देखिए, मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूं दोस्तों, ना इसमें बहुत डेप्थ में जा सकता हूं, लेकिन एक लेमैन की भाषा में जो आपको दिखा रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से देखिएगा। G20 की बैठक से पहले OCCRP ने अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसे 3 लोगों ने लिखा, आप देख लीजिए। एक आनंद हैं, रवि नायर हैं और NBR हैं। 3 लोगों ने लिखा। भी इसकी कहानी मैं आगे आपको बताऊंगा। और उसके बाद जानते क्या हुआ? दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने एकदम से लपक लिया। मतलब भारत के एक उद्योगपति के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ अडानी है। आप देख लीजिए ना, तीनों को आप एक साथ देख लीजिए। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी पे आइए, एकदम से लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। इतना लंबा ट्वीट दोस्तों, अगर पढ़ने लगूंगा ना तो घंटे भर लग जाएंगे। जैसे राहुल गांधी की चिट्ठी आई थी, याद है ना, हिंदू धर्म पर, वैसे ही पूछ लीजिएगा इसका अर्थ, पूरा दिन निकल जाएगा। अब मैं इसे क्या पढ़ूं आपके सामने। इसके बाद सारा लेफ्ट लिबरल गैंग टूट पड़ा। श्याम मीरा सिंह, महुआ मोइत्रा का तो आप जानते हैं मामला। जो भी हो, एंटी अगर मोदी के खिलाफ हो तो बस तुरंत उसके पीछे पिल पड़ती है। साकेत गोखले, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश तो दोस्तों सीधे राहुल गांधी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैठ गए। लेकिन असली मजा तो वाकई में अगर मैं बताऊं ना, तो राहुल गांधी को सुनकर ही आया। अब देखिए ना, फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़कर दिखा रहे हैं, हेडलाइंस सुन लीजिए। So that's the Financial Times, and you can see right on top, Adani Group, hidden investors and a secret paper trail. अब गार्डियन की भी हेडलाइन पढ़ रहे हैं, वो भी देख लीजिए। Here is another one, The Guardian, Modi linked Adani family, secretly invested in own shares, documents suggest. एक और पेपर दिखा रहे हैं, वो भी सुन लीजिए, कहीं आप भूल गए होंगे। And the third one, wealthy Indian family with links to Modi invested in own shares. वैसे सही किया दोस्तों राहुल गांधी जी ने, वरना हम तो पढ़ ही नहीं पाते, हमें कहाँ आता है इतना सारा पढ़ना। तो अच्छा किया उन्होंने पढ़ लिया। मगर पढ़ते पढ़ते राहुल गांधी जी को ये भी पता था कि इन सब से G20 में भारत की जो इज्जत है ना, भारत का जो सम्मान है, वो धूमिल हो सकता है, छवि खराब हो सकती है। मगर वो फिर भी वही काम कर रहे थे। उनका बयान सुनिए। Just before, leaders of the G20 are coming here, are going to be our guests, and they're going to be asking the question, what is this special company? This company that is owned by a gentleman close to the Prime Minister. Why is it that in an economy like India, this gentleman is being given a free ride? अब एक बात दोस्तों, बड़े दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से मैं आपको कह रहा हूं, जरा सोचिए कि क्या भारत में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाया गया है? एक भी विदेशी उद्योगपति, एक भी विदेशी कंपनी, आप जरा सोच कर देखिए, एक भी चाइनीज कंपनी के खिलाफ, एक भी अमेरिकन कंपनी के खिलाफ, एक भी यूरोपियन यूनियन कंपनी के खिलाफ, या अरब देशों की कोई कंपनी हो तो उसके खिलाफ बताइए। लेकिन भारत में पिछले कई वर्षों में देखिए, कभी अंबानी के खिलाफ, कभी अडानी के खिलाफ, कभी बाबा रामदेव के खिलाफ ये अभियान योजनाबद्ध तरीके से चलाया जाता है। क्या आपने कभी इस इकोसिस्टम से ये सवाल पूछते देखा है कि ये जो रॉबर्ट वाड्रा है, प्रियंका वाड्रा से शादी करने के बाद, और ये 2012 की रिपोर्ट है, उन्होंने ऐसा कौन सा बिजनेस कर लिया कि 2012 में 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए? भैया ये सब तो उद्योगपति हैं। रॉबर्ट वाड्रा कौन से उद्योगपति हैं, जरा देखिए ना। लेकिन छोड़िए, मैं आपको केस पर वापस लेकर आता हूं, क्योंकि अडानी पर मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कमेटी भी बना दी। ये तो हम सब जानते हैं ना। अब तो इतना चीख चीख कर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने बोला है कि आम आदमी तक चीज़ें पहुंच गई हैं। और जब कमेटी बन गई दोस्तों, तो उस पर सवाल उठाने वाली अनामिका जायसवाल के वकील प्रशांत भूषण
और चेरिल डिसूजा हैं, इनकी बात करते हैं। पहले आपको मैं प्रशांत भूषण के बारे में बताता हूं। प्रशांत भूषण सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की तरफ से हमेशा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की तरफ से पीआईएल दाखिल करते रहते हैं। ये जो जनहित याचिका इन्हीं से समझ में आता है, वरना तो अपने को पता भी नहीं था। और अभी हाल में राहुल गांधी के साथ प्रशांत भूषण ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। इसका मतलब तो साफ है ना कि ये पॉलिटिकली बायस्ड है, ये पॉलिटिकली इनकी सोच। और इससे पहले तो ये अरविंद केजरीवाल के साथ थे, और यही तो पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है दोस्तों। और अब प्रशांत भूषण के दूसरी साथी चेरिल डिसूजा के बारे में इस वेबसाइट पर देखिए। इसमें चेरिल डिसूजा अरुणा रॉय और निखिल डे आदि लोगों की संस्थाओं के साथ काम करती हैं। और अरुणा रॉय के बारे में तो आपको पता है ना, जब यूपीए की सरकार थी तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य बनाई गई थी, जो देश की नीतियों पर अपनी राय देती थी। और राय ही नहीं देती थी बल्कि उस पर अमल होता था, क्योंकि जब सोनिया गांधी उसकी अध्यक्ष हो तो उससे भी बड़ी कोई संस्था हो सकती है, प्रधानमंत्री से भी बड़ी संस्था बन गई थी। और एक बात ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि जब देश के अंदर का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम गौतम अडानी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर सेबी को झूठा साबित करने की कवायद कर रहा है, तो ब्रिटेन का समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स लगातार ऐसी खबरें चला रहा है जो फाइनेंशियल टाइम्स के किसी रिपोर्टर ने नहीं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये फाइनेंशियल टाइम्स के किसी रिपोर्टर ने इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं निकाली है। जी हाँ, कहीं और से मसाला उठा लिया है बिना किसी रिसर्च के। पहले आप फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या कहा गया है। द मिस्ट्री ऑफ द अडानी कोल इंपोर्ट्स दैट क्वाइटली डबल्ड इन वैल्यू। अब मैं इन चीज़ों में तो इसलिए नहीं जा रहा, पहले आपको उद्देश्य तो पता चले। और कुछ दिन पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने एक और रिपोर्ट प्रकाशित की थी, आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। और जानते हैं फाइनेंशियल टाइम्स ने इसके लिए सूचनाएं कहाँ से ली हैं? बड़ा आपको मजा आएगा दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया का इतना बड़ा मीडिया संस्थान इतनी बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है इतने बड़े उद्योगपति के खिलाफ, उसका अपना कुछ नहीं किया हुआ है, बल्कि उसने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने की जगह कहीं और से सूचनाओं को चुरा लिया है। और देखिए, खुद फाइनेंशियल टाइम्स के साउथ एशिया के ब्यूरो चीफ जॉन रीड ने अपने ट्वीट में दी है। ये पूरा का पूरा मसाला OCCRP से उठाया गया है। जॉन रीड ने क्या लिखा है ये भी आपको बता देता हूं। फाइनेंशियल टाइम्स को ये सारी जानकारी OCCRP से मिली है। लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की कड़ी यही OCCRP है, और इसे काम करने के लिए पैसा अमेरिका का सबसे बड़ा बदनाम उद्योगपति जॉर्ज सोरोस देता है। हिंडनबर्ग की जिस रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जॉर्ज सोरोस के कुनबे ने ही बनाई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने के लिए एक गलत नैरेटिव की खबरें चलाई जा रही हैं, और वो भी OCCRP से जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को पूरा करने के लिए। आप कड़ियों को मिलाना शुरू कीजिए दोस्तों, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और जॉर्ज सोरोस के बारे में बताने की जरूरत है क्या? फिर भी आपको बता देता हूं। ये उद्योगपति बहुत बड़ा पैसा, $1 बिलियन मैंने जो देखा था वो सिर्फ झूठे नैरेटिव गढ़ने और उसको प्रचारित करने में लगाता है। वो खुलेआम ऐलान कर चुका है, और इसके जरिए वो भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को 2024 के चुनाव में हराना चाहता है, क्योंकि वो खुलकर कह चुका है कि अगर गौतम अडानी को चोट की जाएगी तो उसके गिरते ही प्रधानमंत्री मोदी की साख भी भारत में खत्म हो जाएगी, और फिर इस देश में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की सरकार आ जाएगी। अच्छा, एक बात मजेदार है दोस्तों, याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को गिराने के लिए, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की मदद करने के लिए जॉर्ज सोरोस पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं।
2019 में राफेल के समय भी यही काम किया गया था, उनकी साख खत्म करने के लिए। और याद रखिए, राफेल में भ्रष्टाचार का मुद्दा फ्रांस में जिस स्वयंसेवी संस्था ने उठाया, वो भी तो जॉर्ज सोरोस के पैसों पर पलने वाली संस्था थी। और भारत के अंदर राफेल को भ्रष्टाचार का चुनावी मुद्दा बनाने का काम यहीं से शुरू हुआ। आज जैसे 2024 के चुनाव से पहले पीआईएल के जरिए मोदी सरकार को घेरने की रणनीति अडानी के मुद्दे पर की जा रही है ना, वैसा ही राफेल के मुद्दे पर 2019 से पहले किया गया था। 2018 में पीआईएल दाखिल की गई थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी तो फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली गई। यानी इस मुद्दे को बार बार उलझाने और जनता के मन को बदलने का काम किया जाता रहा। लेकिन जनता ने क्या किया? 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को और प्रचंड बहुमत दे दिया। और मजा देखिए, वही राफेल आज चीन की सीमा पर सुरक्षा में तैनात हैं। जिस गौतम अडानी के खिलाफ जॉर्ज सोरोस की बातों को फाइनेंशियल टाइम्स प्रकाशित कर रहा है, उसी जॉर्ज सोरोस को, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल टाइम्स ने 2018 में पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। और जब जॉर्ज सोरोस की बातें सामने आई, पता चला और भारत में उसकी बदनामी हुई, उसे खलनायक बताया जाने लगा, तो फाइनेंशियल टाइम्स ने इसका जवाब दिया। और जानते हैं क्या कहा? कि सोरोस से घृणा करना एक वैश्विक बीमारी है। मतलब पूरी दुनिया ही बीमार है, पूरी दुनिया को बीमारी हो गई। एक आदमी के लिए लिख रहा है फाइनेंशियल टाइम्स, जबकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर कह चुके थे कि वो बूढ़ा, एक ही तरह से सोचने वाला और खतरनाक व्यक्ति है। अब जानते हैं दोस्तों, कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ जानकारियां आपको देता हूं। ये ट्वीट देखिए, ओसीसीआरपी को सोरोस तो फंड देता ही है। ये जो सलील शेट्टी नाम का ये व्यक्ति है ना, ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ घूम रहा है। आप देख लीजिए बड़े ध्यान से, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। जय हो एजेंडाधारी जॉर्ज सोरोस बाबा की, है ना? गजब का कनेक्शन, सब तरफ से इधर उधर मकर जाल में जॉर्ज सोरोस ही नजर आता है। और तभी तो सोरोस बार बार यहाँ पर ट्रेंड करता रहता है दोस्तों। आप देखिए ना, बहुत सारी तस्वीरें हैं। अब एक विजय पटेल नाम के एक यूजर ने थ्रेड में ट्वीट किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 25 अगस्त का ट्वीट है और 10 ट्वीट किए गए हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि ओसीसीआरपी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसे तैयार करने वालों में एक नाम है रवि नायर। देख लीजिए बड़े ध्यान से रवि नायर को। और ये रवि नायर कौन है? ये रवि नायर भी सोरोस फंडेड जो प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। हिंडनबर्ग के साथ भी इनका नाता आप देख लीजिए, कई सारी चीज़ों में जुड़ाव है। और ये व्यक्ति न्यूज़ क्लिक के लिए भी लिखता है, वही न्यूज़ क्लिक। अब तो आपको पता ही है दोस्तों, जिस पर कितने गंभीर आरोप हैं कि चीन से पैसा लेकर के, चीन समर्थित संगठनों से पैसा लेकर भारत के खिलाफ ही एजेंडा चलाता है। और बहुत सारे ट्वीट हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है ना, जो भारत में काम करता है, जब उसको पता चल जाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से इस देश की सत्ता पर कब्जा नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो ऐसे ऐसे काम करता है जिससे देश में अराजकता फैल जाए, लोगों का विश्वास उस लोकप्रिय सरकार से खत्म हो जाए। और इसीलिए तमाम तरीके की चीज़ें दिखती हैं जिसमें सिर्फ लड़ाई झगड़ा विवाद मतभेद, एक दूसरे से लड़ाने की घटना, इस देश की संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश, इस देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये लोग भूल जाते हैं कि उनके इस कदम से देश के हितों को नुकसान पहुंचता है। और यही बात हमें और आपको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।